स्वागत है सभी का एग्जाम मेंटर अकेडमी के यूट्यूब चैनल में। और मैं हूं आपका मेंटोर सीएम गौड़। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्लास 10। तो इसमें हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो ये हैं कि सबसे पहले हम कवर करेंगे ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कवर करेंगे हम। उसके बाद हम थोड़ा सा समझेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। उसके बाद हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। एक स्ट्रेट कंडक्टर, एक स्ट्रेट वायर में अगर करंट है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके का होता है। फिर हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। उसके बाद हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। देन अगर कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो और उसमें करंट पास हो रहा हो तो उस पर फोर्स लगेगा, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी। हम अपने सिलेबस में सिर्फ डायरेक्शन ही कवर करेंगे, उसके मैग्नीट्यूड को कवर हम नहीं करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे थोड़ा सा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो सबसे पहले अब हम ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट ही देख लेते हैं। देखिए, करंट से रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट था। एक कंडक्टर था, इसमें जब करंट पास किया गया, स्विच को ऑन किया गया, करंट पास किया गया, तो पास में एक कंपास रखा था। उस कंपास के नीडल में डिफ्लेक्शन आया। अब कंपास की जो नीडल होती है वो होती है मैग्नेटिक, और एक मैग्नेट में अगर डिफ्लेक्शन आ रहा है इसका मतलब वहां पर कोई दूसरा मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। और ऐसा सिर्फ हो रहा था करंट को ऑन करने पर ही। जब इस एक्सपेरिमेंट में करंट की डायरेक्शन को रिवर्स किया गया, बैटरी को रिवर्स करके लगाया गया, करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई, तो जो डिफ्लेक्शन था कंपास में वो रिवर्स हो गया। तो यहां से एक बात कंफर्म हो गई कि भाई यहां पर दूसरा मैग्नेटिक फील्ड है जो इस नीडल को हिला रहा है, और वो मैग्नेटिक फील्ड आया है इस करंट की वजह से। तो ये कंफर्म हो गया कि करंट कैरिंग कंडक्टर हैज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। अब ये मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है? कुछ नहीं, बड़ी सिंपल सी चीज है कि मैग्नेट के अराउंड का वो सारा स्पेस जिसमें उसका मैग्नेटिक इफेक्ट इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जहां से वो अट्रैक्शन या रिपल्शन थोड़ा सा फील हो सकता है, वो सारा एरिया उसका मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। और ऐसा नहीं है कि वो मैग्नेट के पास का थोड़ा सा एरिया होगा, वो दूर तक का भी हो सकता है। इफेक्ट जितना दूर जाते जाएंगे, इफेक्ट बेशक कम होता रहेगा पर वो भी मैग्नेटिक फील्ड में ही काउंट होगा। चलिए अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नेक्स्ट टॉपिक हमारा। देखिए, हम लाइंस इनको कहते ही हैं, एक्चुअली में ये कर्व्स होते हैं, और कर्व्स भी इमेजिनरी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्चुअल में इमेजिनरी कर्व्स हैं मैग्नेटिक फील्ड में, जिससे हमें दो चीजें पता चलती हैं। एक तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, स्ट्रेंथ भी हम पता कर सकते हैं इससे डायरेक्शन के साथ साथ। तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। फॉर एग्जांपल, बेसिक प्रॉपर्टी की बात करें, हमारे पास एक बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड कर्व्स की क्या प्रॉपर्टी है कि आउटसाइड द मैग्नेट ये नॉर्थ से एग्जिट करेगी और साउथ में एंटर करेगी। नॉर्थ से एग्जिट, ऐसे घूम करके साउथ में एंटर। एक्चुअली में लाइन की डायरेक्शन हमने बनाई किससे? हमने यहां पे रखा कंपास। तो कंपास की नीडल ने हमें इस तरह से डायरेक्शन शो की और हमने उसी को ही ट्रेस कर लिया कंपास रख रख के। तो एक्चुअली में ये डायरेक्शन आई है हमारे पास, ये कंपास को रख रख के आई है, और इसी को ही हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बोलते हैं। तो प्रॉपर्टी है इसकी कि नॉर्थ से एग्जिट करेगी आउटसाइड द मैग्नेट और साउथ में एंटर करेगी, एंड इनसाइड द मैग्नेट ये साउथ से नॉर्थ की तरफ होगी। एंड इन दिस प्रोसेस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड लूप। आप देख सकते हैं कि भी इधर से नॉर्थ से निकला, साउथ में एंटर किया, और अंदर से साउथ से नॉर्थ, तो एक कंप्लीट लूप बन गया। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंप्लीट लूप बनाती हैं, ये इनकी दूसरी प्रॉपर्टी है।
पहली आउटसाइड दी मैग्नेट नॉर्थ से साउथ, इनसाइड साउथ से नॉर्थ, और दूसरा ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंप्लीट क्लोज्ड लूप्स बनाती हैं। और तीसरी प्रॉपर्टी है इनकी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ऐसा नहीं हो सकता कि एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से जाए और दूसरा इस तरह से जाए। इसका सिंपल बेसिक सा रीजन है कि भाई ये हो नहीं सकता। इसका सिंपल सा रीजन है कि दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर अगर मुझे डायरेक्शन बतानी हो मैग्नेटिक फील्ड में कि भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो इस कर्व के हिसाब से डायरेक्शन इधर आएगी और इस वाले कर्व के हिसाब से डायरेक्शन इधर आएगी। तो एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। ये इस तरह से तो जा सकती हैं, इस तरह से, ये इस तरह से रिपल्शन हो सकता है, ये लाइन इधर मुड़ जाए, ये इधर मुड़ जाए, बट कभी भी इंटरसेक्शन इसमें नहीं होगा। चलिए, अब मैं जो कह रहा था कि भी हम इससे स्ट्रेंथ भी बता सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरेलल है और उनके बीच की स्पेसिंग इक्वल है, पैरेलल लाइन विद इक्वल स्पेसिंग, तो ये वाला हो जाता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी। अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, हम देख सकते हैं कि यहां पर फील्ड लाइंस पॉइंट P पर फील्ड लाइंस पास पास है, और अगर हम Q की बात करें तो फील्ड लाइंस दूर दूर है। तो जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास होती है वहां की स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड एट P विल बी ग्रेटर देन मैग्नेटिक फील्ड एट Q। जहां फील्ड लाइंस पास पास है वहां उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, और जहां दूर दूर है वहां पर स्ट्रेंथ कम होती है। चलिए नेक्स्ट, इसमें एक नंबर ऑफ फील्ड लाइन से भी होता है कि दो पॉइंट है मेरे पास सेपरेटली, पॉइंट P पॉइंट Q। मैग्नेटिक फील्ड में कहीं कोई दो पॉइंट्स हैं, यहां से 3 लाइन पास हो रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और यहां से 4 या 5 लाइनें पास हो रही हैं। तो काउंटिंग से भी होता है कि जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा होती हैं वहां का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा। तो क्योंकि यहाँ 4 लाइनें हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यहाँ पर 4 है, तो Q पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा और P पर थोड़ा सा वीक होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हेल्प से हम थोड़ा सा मैग्नीट्यूड का भी कंपैरेटिव आइडिया ले सकते हैं कि कहां पर कम है कहां पर ज्यादा है। ऐसे ही मैग्नेट के पास अगर हम थोड़ा ड्रॉ करें, बार मैग्नेट जो हम ड्रॉ कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू बार मैग्नेट नॉर्थ साउथ, देखें इधर नॉर्थ से एग्जिट साउथ में एंटर। इस तरह से नॉर्थ टू साउथ एंड इनसाइड इज साउथ टू नॉर्थ। चलिए, अच्छा यहां पे भी आप देखें कि इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में स्पेसिंग ज्यादा है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड वीक है, और पोल्स के पास, नॉर्थ और साउथ पोल के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास पास आ गई है यहां पर। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है पोल्स के पास, और पोल से दूर मैग्नेटिक फील्ड वीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर। मान लीजिए हमारे पास ये एक स्ट्रेट कोई वायर है या रॉड है, और इसमें करंट I पास हो रहा है।
तो ड्यू टू दिस स्ट्रेट कंडक्टर इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। और अगर हम इस तरह से एक प्लेन पेपर शीट रखें और ये वायर इस शीट में से होल करके जो है आर पार कर दें, शीट इस तरह से रखी हुई है और वायर इसमें आर पार है, तो शीट के ऊपर हमने आयरन फिलिंग्स यानी कि आयरन का चूरा जो है, आयरन का पाउडर जो है वो डाल करके देखा, तो वो फिलिंग्स सर्कुलर पैटर्न में अरेंज हो गई और कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बने और जिनके सेंटर में से वायर ये पास हो रहा था। तो हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर जो होती है वो सर्कुलर होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से सर्कुलर लाइंस आएंगी और कॉन्सेंट्रिक सर्कल होंगे। ये जो सर्कल्स हैं ये इस प्लेन में है और कंडक्टर इसमें से सेंटर में से पास हो रहा है। अब इनकी डायरेक्शन की बात करें, किस डायरेक्शन में होगी और क्या सिर्फ यहां होंगी? नहीं, ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है ये पूरे वायर पे होंगे, जहां से जहां तक स्ट्रेट कंडक्टर है वहां तक होंगे। जैसे ये यहां भी होंगे, इस तरफ ऊपर देखना चाहो ऊपर होंगे, ये हर जगह होंगे। ऐसा नहीं कि किसी स्पेस में नहीं है, इन दोनों के बीच में भी होंगे, ऐसा नहीं कि एक ही जगह होते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे कि अगर वायर इस तरह से है तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल इस तरह से होंगे, वायर ऐसे है तो सर्कल्स इस तरह से होंगे। इन सभी सर्कल्स के सेंटर में से ये करंट कैरिंग कंडक्टर पास हो रहा होगा। अब डायरेक्शन की बात करें तो वो डायरेक्शन हमें मिलती है इसके राइट हैंड थंब रूल से। अब राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? राइट हैंड थंब रूल कहता है कि सपोज, इमेजिन करना है, सपोज के हम अपने राइट हैंड में कंडक्टर को पकड़े हुए हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर को, और जो हमारा थंब है वो इंडिकेट कर रहा है करंट की तरफ। अगर करंट ऊपर जा रहा है तो थंब ऊपर की तरफ, करंट नीचे है तो थंब भी इस तरह से नीचे की तरफ, या करंट इस तरफ जा रहा है इस तरफ, तो इसको ऐसे पकड़ा हुआ है कि ये करंट और थंब की डायरेक्शन सेम है। तो हमारी जो फिंगर्स कंडक्टर के अराउंड रैप हुई हैं, ये फिंगर्स बताएंगी कि डायरेक्शन किस तरफ है। अब इधर इस वाले में देखते हैं तो करंट इसमें ऊपर की तरफ, थंब ऊपर की तरफ, इस तरह से होल्ड करो तो यहां से राइट साइड में फिंगर्स अंदर की तरफ इंडिकेट कर रही हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें यहां अंदर की तरफ होंगी। और सेम यहां से अंदर एंटर करके और इस तरह से बाहर निकल रही हैं, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ होंगी। क्लियर है ये? ओके, चलिए इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि भाई हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ अगर बढ़ानी हो तो क्या करेंगे? सिंपल सा है, इसमें करंट बढ़ा दें। अच्छा, करंट बढ़ाने के अलावा और क्या कर सकते हैं? अगर हमने वायर की थिकनेस बढ़ा दी तो थिकनेस बढ़ाने से भी कुछ फर्क पड़ेगा? यस, पड़ सकता है। अगर वोल्टेज सेम है, थिकनेस बढ़ाने से क्या होगा? रेजिस्टेंस इसका कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस कम होने से, अगर वोल्टेज सेम है, रेजिस्टेंस कम हो गया तो करंट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा और इंक्रीज करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी। और एक क्वेश्चन ये बनता है इसमें कि भी वायर के पास है एक पॉइंट P और वायर से दूर है एक पॉइंट Q, तो क्या दोनों जगह मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो सेम होगी? बिल्कुल नहीं। जो पॉइंट वायर के पास होगा उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी और जो दूर होगा उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी। उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी ड्यू टू दिस वायर। चलिए, अब ये तो हो गया स्ट्रेट कंडक्टर। नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। देखिए, इस तरह से कोई लूप है अपने पास और यहां से करंट पास हो रहा है इस तरह से। करंट इसमें फिलहाल हम देख रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड किस तरह का होगा? इसको हम माने, इसके छोटे छोटे सेक्शंस को अगर हम माने कि भी ये एक स्ट्रेट कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। राइट हैंड थंब रूल यहाँ लगाएंगे तो अंगूठा जो है उसकी तरफ, अंदर की तरफ यहाँ पर फिंगर्स, राइट हैंड फिंगर्स जो है अंदर की तरफ पॉइंट आउट कर रही हैं और बाहर जो है वो आउटवर्ड पॉइंट आउट कर रही हैं। तो मैं जहां क्रॉस क्रॉस बना रहा हूं, क्रॉस का मतलब है इनवर्ड्स और डॉट का मतलब हो जाएगा आउटवर्ड्स, अंदर की ओर और बाहर की ओर। तो इस पॉइंट पर यहां से फिंगर्स अंदर की तरफ जा रही हैं तो मैंने यहां क्रॉस बना दिया और यहां पर
डॉट बना दिया, फील्ड यहाँ, फील्ड लाइन यहाँ से बाहर की तरफ आ रही है। इस तरह से सर्कुलर बनाएंगे हम ये। अब इस तरह से थोड़ा सा मैसी हो जाता है, इसलिए मैं डॉट और क्रॉस का इसमें यूज कर रहा हूं। चलिए अब इस पॉइंट पर देखें तो इस पॉइंट पर थंब हमें नीचे की तरफ करना है, नीचे की तरफ करेंगे तो फिंगर्स अगेन यहां से अंदर एंटर कर रही हैं और उधर से बाहर निकल रही हैं, तो यहां भी इन अंदर की तरफ क्रॉस आएंगे और बाहर की तरफ डॉट। अब मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से बना दूं, चलिए तो होगा क्या, मैं यहां भी देखूंगा तो भी सिमिलर सिचुएशन है कि फिंगर्स यहां से अंदर एंटर करेंगे और इधर से बाहर निकलेंगी, तो यहां भी क्रॉस और यहां पर डॉट। तो हम देखें कि अगर करंट इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, आई इज क्लॉकवाइज, घड़ी की सुइयों की डायरेक्शन में है, जिस तरह से घड़ी की सुइयां घूमती है, करंट की डायरेक्शन वो है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लूप के अंदर इनवर्ड्स होगा और लूप के बाहर आउटवर्ड्स होगा। अब क्या इसमें लूप के अंदर करंट जो है यूनिफॉर्म, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा? बिल्कुल नहीं, मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर बिल्कुल यूनिफॉर्म नहीं होगा। वायर के पास की तरफ थोड़ा स्ट्रांग होगा और बीच में थोड़ा वीक होगा और सेंटर में जाकर के ये फिर से स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि ये सारी सर्कुलर कर्व जो है वो सेंटर पे आकर के मिलेंगे, सेंटर पे आकर के पूरे वायर का असर आएगा, तो सबसे स्ट्रांग इसमें सेंटर की तरफ ही होना चाहिए। चलिए एक बात तो ये हो गई, सेंटर की तरफ होगा। हालांकि इसमें स्ट्रेंथ वगैरह नहीं पूछते हैं कि भाई कहाँ ज्यादा होगी कहाँ कम होगी, इसमें क्वेश्चन ये पूछते हैं कि भाई इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा, या आपको डायरेक्शन दे देंगे कि आप जो है साउथ की तरफ फेस करके खड़े हैं और आपके सामने लूप है, उसमें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन है, तो बताइए मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगा, इनवर्ड आउटवर्ड। तो उसका इजीली बता सकते हैं आप यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। मैं थंब रूल को यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके बताता हूँ, आपको एक हिंट उससे मिल जाएगा कि इस बार करंट की तरफ जो है अंगूठा ना करके, लूप है तो आप लूप में उंगलियां करें करंट की तरफ, तो फिंगर्स करंट की तरफ, मान लो क्लॉकवाइज है तो मैंने क्लॉकवाइज इस तरह से घुमाया, इस तरह से घुमाया तो थंब ने बताया अंदर की तरफ, तो इस सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ होंगी। और इसको ही मैं उल्टा कर दूं, करंट की डायरेक्शन में यहां पर इधर से एंटर कर रहा है और इधर से एग्जिट कर रहा है, तो करंट की डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में मैं फिंगर इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊं तो थंब बाहर की तरफ इंडिकेट कर रहा है, तो यानी कि इसके इनसाइड द लूप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ होंगी। और इसके अगर बाहर की बात करें कि आउटर रीजन में कैसा होगा, तो आउटर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ होंगी। तो यहां थोड़ा सा मैंने राइट हैंड थंब रूल को इंप्रोवाइज कर दिया, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए, और ये सिर्फ लूप में ही करना है आपको, हर एक में नहीं करना। चलिए अब इसमें सवाल जो आते हैं कि भाई स्ट्रेंथ अगर हमें लूप की इंक्रीज करनी हो तो क्या क्या कर सकते हैं। लूप की स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए हम कर सकते हैं कि इसमें करंट इंक्रीज कर सकते हैं। नंबर 1, करंट इंक्रीज करने से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इस लूप में बढ़ जाएगी। और क्या कर सकते हैं कि भी आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें। अगर 1 टर्न की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो 2 टर्न की वजह से डबल आएगा, 3 की वजह से ट्रिपल आएगा। तो जितने टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स आप बढ़ाते जाएंगे उतना इसमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। हालांकि अभी तक इसके साइज को लेकर के कोई क्वेश्चन इसमें पुटअप नहीं हुआ है कि भी छोटा लूप है या बड़ा लूप है, क्योंकि वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है कि छोटे लूप में बड़े लूप में किस में स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अगर कंपेयर भी कराएंगे तो 2 सिमिलर साइज के लूप होंगे, सिमिलर साइज के लूप में करंट कम या ज्यादा होगा, तो जिसमें करंट ज्यादा उसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड क्या होता है, देखिए ये एक सिलेंडर है मेरे पास, मान ले किसी का ये उसका बना हुआ है, पेपर का या गत्ते का बना हुआ है। मैंने इस पर वायर को इस तरह से लपेट दिया, तो ये जो शेप बनी है वायर की, ये स्प्रिंग वाली जो शेप बनी है, दिस इज कॉल्ड सोलेनॉइड। एक कंडक्टर जो इस तरह से सिलेंड्रिकल शेप में वाउंड किया गया है उसे हम कहते हैं सोलेनॉइड। और जैसे इसमें करंट पास हम करते हैं तो करंट पास होने से अगेन इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की ऑब्जर्व की जाती है। अच्छा, हमारे सिलेबस में है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लॉन्ग सोलेनॉइड। एक टर्म, एक वर्ड में इसमें ऐड कर देता हूं, लॉन्ग सोलेनॉइड।
लॉन्ग सोलेनॉइड इसलिए कि भी सोलेनॉइड इतना लंबा है कि उसका जो डायमीटर है कंपैरेटिवली छोटा है, तो हम उसको लॉन्ग ही बोल देंगे, जिसमें लेंथ ज्यादा है और डायमीटर उसका कम है। ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट लेंथ का हो गया, लेंथ ज्यादा है बट डायमीटर कंपैरेटिवली बहुत छोटा लगता है, तो ऐसे को हम कह रहे हैं लॉन्ग सोलेनॉइड। चलिए, लॉन्ग सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है बिल्कुल बार मैग्नेट जैसा होता है कि भाई इधर से फील्ड लाइन इस तरह से जाएंगी, ये ध्यान देंगे ड्रॉ करते हुए कि ये आपस में कट नहीं करनी चाहिए, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं ये। अब एक तरफ से इसमें एग्जिट कर रही होंगी फील्ड लाइंस और दूसरी तरफ से एंटर कर रही होंगी, तो जिधर से एग्जिट कर रही होंगी हम कंपास लगा के चेक कर सकते हैं, वो साइड हमारी नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगी और दूसरी साइड हमारी साउथ पोल की तरह बिहेव करेगी। और इनसाइड सोलेनॉइड क्या होगा, इनसाइड सोलेनॉइड साउथ से नॉर्थ जाएंगी और इनसाइड सोलेनॉइड ये सारी पैरेलल लाइन बनती हैं। तो ध्यान देंगे, इनसाइड सोलेनॉइड फील्ड लाइंस आर पैरेलल, पैरेलल फील्ड लाइंस। और पैरेलल लाइंस का मैंने आपको बताया था कि पैरेलल फील्ड लाइन से फील्ड कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है। कभी क्वेश्चन आए कि पॉइंट P है, पॉइंट Q है, पॉइंट S है, तो इनमें किस में ज्यादा होगा, इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनॉइड, कंडीशन इज सोलेनॉइड मस्ट बी लॉन्ग। तो लॉन्ग सोलेनॉइड के अंदर की तरफ हर जगह यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी विद इक्वल स्पेसिंग। अब इसमें भी क्वेश्चन पुट अप होते हैं कि भी इसमें स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाएं मैग्नेटिक फील्ड की, तो सिंपल है, करंट बढ़ा दें। करंट बढ़ाने पर भी नंबर 1 के इसमें मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। नंबर 2 इसमें है कि भी हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा सकते हैं, तो जितने ज्यादा टर्न्स होंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उतनी बढ़ेगी। लेकिन ये है कि भी वायर की लिमिट होती है कि हम बहुत ज्यादा करंट उसमें से पास नहीं कर सकते, तो और नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा बढ़ाने से वो बल्की हो जाता है। तो क्या हमारे पास कोई तीसरा तरीका है? यस, सोलेनॉइड में इन दोनों के अलावा हमारे पास तीसरा तरीका भी है कि इसके अंदर एक सिलेंड्रिकल शेप का हम सॉफ्ट आयरन इसमें इंसर्ट कर देते हैं। क्या लगाते हैं? सॉफ्ट आयरन कोर, उसको हम बोलते हैं आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन वाला। तो स्टील का नहीं लगाते, स्टेनलेस स्टील नहीं लगाते, हम सॉफ्ट आयरन, प्योर आयरन लगाते हैं। तो वो इसके अंदर इंसर्ट कर देने से करंट भी उतना ही होगा और नंबर ऑफ टर्न्स भी सेम होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी सॉफ्ट आयरन कोर इंसर्ट कर देने से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ में इंक्रीज आ जाएगा। और ऐसे सोलेनॉइड जिसके अंदर हमने सॉफ्ट आयरन कोर डाला हुआ है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। और ये जो सोलेनॉइड है बहुत से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में इसका यूज होता है और एज इलेक्ट्रोमैग्नेट भी होता है कि बहुत सी मशीनों को अटैच करने के लिए या बड़े बड़े वेट को उठाने के लिए भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज होता है इंडस्ट्रीज में। चलिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट ध्यान दीजिए, सोलेनॉइड के अंदर अगर सॉफ्ट आयरन कोर हमने किया है और करंट इंक्रीज कर सकते हैं इसमें 3 तरीके से, सॉरी माय मिस्टेक, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर सकते हैं इसमें 3 तरीके से कि करंट इंक्रीज कर दो या नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दो या सॉफ्ट आयरन कोर इसमें इंसर्ट कर दो, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इसकी इंक्रीज हो जाएगी। और इनसाइड सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल होती हैं विद इक्वल स्पेसिंग। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन कंडक्टर, और कंडक्टर भी ऐसा नहीं, करंट कैरिंग होना चाहिए, उसमें करंट पास होना चाहिए। फोर्स ऑन अ कंडक्टर प्लेस्ड इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। चलिए मान लीजिए ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो मेरे लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। इसमें मैंने कंडक्टर को प्लेस किया है और इसमें करंट पास हो रहा है I। तो एक तो मैग्नेटिक फील्ड ये और दूसरा इस कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करेंगे और इस कंडक्टर पर एक फोर्स लगेगा। उसी फोर्स की हम बात कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन जानना चाहते हैं
तो डायरेक्शन बताने के लिए इसमें हम यूज करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बतानी है हमको कि कंडक्टर पर फोर्स की डायरेक्शन क्या लग रही है, जिसके लिए हम यूज करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या करता है, देखिए थंब को इस तरह से स्ट्रेच किया, जो अपनी इंडेक्स फिंगर है उसको इस तरह से, और जो मिडल फिंगर है उसको इस तरह से बाहर की तरफ हम निकाल लेते हैं, पूरा हथेली के प्लेन से बाहर। तो इस तरह से एक फॉर्मेशन बनती है, इस फॉर्मेशन के जरिए ही हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। अब करना कैसे है अप्लाई, देखें ये जो इंडेक्स फिंगर है ये हमेशा पॉइंट आउट करेगी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, जिस तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड होगा ये फिंगर उधर रखनी है। मिडल फिंगर हमारी जो पॉइंट आउट करेगी करंट की तरफ, और जैसे ये दोनों अलाइन हो जाएंगे 90 डिग्री में इस तरह से, तो जो थंब होगा वो थंब इंडिकेट करेगा कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं कि फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है कंडक्टर पर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो मैक्सिमम होगा जब मैग्नेटिक फील्ड और करंट में डायरेक्शन में जो है एंगल 90 डिग्री होगा। और यहां पे आप देख सकते हैं इस एग्जांपल में एंगल 90 डिग्री है, मैग्नेटिक फील्ड राइट में और करंट ऊपर की तरफ, तो एंगल 90 डिग्री आ रहा है। तो इस केस में फोर्स मैक्सिमम लगता है जब इनका एंगल, मैग्नेटिक फील्ड का और करंट का एंगल 90 डिग्री हो। चलिए तो इसमें अप्लाई करते हैं, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ और मिडल फिंगर जो है वो करंट की तरफ। तो ये उधर फिंगर को छेड़े बिना, इंडेक्स फिंगर की डायरेक्शन एक बार फिक्स कर दी, दोबारा छेड़ना नहीं है, तो मैं करंट की तरफ इसको पॉइंट आउट करूंगा। मैं इस तरह से हाथ को अपने टर्न कर दूंगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया और ये करंट की डायरेक्शन में हो गया, ऊपर की तरफ अपवर्ड हो गया। तो अंगूठा मेरा बोर्ड के अंदर आ रहा है, तो अंगूठा बताता फोर्स किस तरफ लगेगा, तो बोर्ड में बता रहा है तो मैं लिखूंगा फोर्स इज इनवर्ड्स। इस तरह से हमको अपना फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करना है। गलती से भी इसमें ध्यान रखना, गलती से भी राइट हैंड यूज नहीं होगा। फोर्स की डायरेक्शन बताने के लिए हमेशा लेफ्ट हैंड अपना यूज करना है। दिस इज द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब इसमें थोड़े से ट्विस्ट आ जाते हैं कि कहते हैं भाई इधर मान लीजिए कंडक्टर नहीं है, इस मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर नहीं है, कोई यहां पर इलेक्ट्रॉन जा रहा था ऐसे ऊपर की तरफ, तो इसमें क्या होगा, तो कुछ नहीं है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ही अप्लाई करेंगे। बस करंट की डायरेक्शन के लिए ध्यान रखना है कि करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट होती है। कोई भी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा वो करंट की और उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो भी होगा, अल्फा पार्टिकल हो चाहे प्रोटॉन हो या कोई पॉजिटिव आयन हो, जो उस आयन की और पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन है वही करंट की डायरेक्शन है, और नेगेटिव की या इलेक्ट्रॉन की उसके ऑपोजिट है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो हमारा सेम डायरेक्शन में है, करंट हमारा, इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो करंट हमारा नीचे की तरफ हम देखेंगे, करंट नीचे की तरफ। तो अंगूठे ने बताया इसने कि फोर्स आउटवर्ड लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन के केस में फोर्स आउटवर्ड लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन विल डिफ्लेक्ट, फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन जो है डिफ्लेक्ट कर जाएगा बाहर की तरफ, इलेक्ट्रॉन विल डिफ्लेक्ट आउटवर्ड्स। इस तरह से हमको ये रूल अप्लाई करना है, ध्यान रखते हुए कि भाई अगर नेगेटिव चार्ज है तो करंट ऑपोजिट में लेना है उसकी मोशन के, और अगर पॉजिटिव है तो उसी डायरेक्शन में हमको करंट लेना और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा देना है। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट इस तरह से आ जाता है क्वेश्चंस में कि आप जो है नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़े हैं, या मान लीजिए बता दिया जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है ईस्ट से वेस्ट की तरफ, और कंडक्टर नॉर्थ टू साउथ रखा हुआ है या वर्टिकल रखा हुआ है, तो उसमें आपको इमेजिन करना है और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाना है। मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आपको इंडेक्स फिंगर इस तरह से करनी है। तो ऐसे डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस में अगर नहीं बताया गया है तो आपको हमेशा इमेजिन करना है कि आपका जो फेस है वो नॉर्थ की तरफ है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड ईस्ट से वेस्ट की तरफ है तो आपकी फिंगर इस तरह से हो जानी चाहिए, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, क्योंकि आपका फेस नॉर्थ की तरफ है। और अगर बोले कि कंडक्टर में करंट ऊपर की तरफ है तो आपको हाथ को थोड़ा सा ट्विस्ट इस तरह से करना पड़ेगा। अब इसमें बस प्रॉब्लम यही आती है कि सभी के हाथ इतना ट्विस्ट नहीं होते हैं, तो हाथ को आप थोड़ा सा बॉडी से दूर रख के भी ट्विस्ट कर सकते हैं। पास रखेंगे तो ट्विस्ट नहीं होता, थोड़ा दूर रख के ट्विस्ट कर सकते हैं। तो करंट ऊपर की तरफ हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हमारा ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में हो गया, और ये जो थंब है कभी कभी नहीं मुड़ता तो आपको सीधा करके इसको 90 डिग्री पर ही करना है। तो थंब ने इंडिकेट किया आपकी तरफ। अब आपका फेस नॉर्थ की तरफ है, थंब आपकी तरफ है, तो थंब ये साउथ की तरफ हो गया। तो क्वेश्चन में इस तरह से हेल्प आपको मिल सकती है। ध्यान दीजिएगा कि हाथ हमेशा ट्विस्ट नहीं हो रहा हो तो बॉडी से दूर करके उसको ट्विस्ट कर सकते हैं। एग्जाम हॉल में ऐसा
परमिशन लेकर के कर सकते हैं, अगर वो मना करें टीचर तो परमिशन उनसे मांगे कि हम ऐसा करना चाहते हैं, तभी डायरेक्शन आएगी। अदरवाइज बहुत से बच्चे ऐसे घूम करके ट्राई करते हैं, तो घूम करके ऐसे नहीं करना है एग्जाम हॉल में, ऐसा लगेगा कि आप चीटिंग कर रहे हो। चलिए, इसमें ध्यान रखिएगा मैक्सिमम फोर्स कब आती है, जब मैग्नेटिक फील्ड और करंट में जो एंगल है वो 90 डिग्री हो। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक इसमें हम कवर करेंगे वो डोमेस्टिक सर्किट करेंगे। कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज है कि डोमेस्टिक सर्किट जो होता है उसमें हम इस तरह से सॉकेट बने हुए होते हैं, सॉकेट वो जिसमें प्लग्स लगाते हैं। तो मान लीजिए मेरे साथ एक रॉ में पूरी इधर सॉकेट लगे हुए हैं 3। सॉकेट में 1, 2 और 3 होल्स बने होते हैं। ये ऊपर वाला होल थोड़ा बड़ा होता है और नीचे वाले थोड़े छोटे होते हैं। तो बताते हैं इन होल्स में क्या होता है। ये तो बाहर से विजिबल है, अंदर से क्या होता है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक मीटर है, इलेक्ट्रिक मीटर इस तरह से होता है। मीटर में 2 वायर जो है बिजली के खंभे से आपके इधर आ रहे होंगे। उस वायर का कलर जनरली अब आप देखें, बट घर के अंदर जो वायर जा रहे होंगे, घर के अंदर जो वायर जा रहे होंगे उसमें एक वायर तो होगा ब्लैक कलर का और एक वायर होगा रेड कलर का। जो रेड वायर होगा उसे हम लाइव वायर बोलेंगे और जो ब्लैक कलर का वायर होगा उसे हम न्यूट्रल वायर बोलते हैं, लाइव एंड न्यूट्रल। अब होता क्या है, ये जो न्यूट्रल वायर है, ये न्यूट्रल वायर हर एक में इसमें जुड़ा हुआ होता है, ये इस तरह से कनेक्टेड होता है डायरेक्ट। और जो लाइव वायर है वो इस तरह से पार जाएगा, ये और आगे जा रहा होगा अगर आगे रिक्वायरमेंट है। और लाइव वायर से इसमें स्विच के जरिए, इस तरह से स्विचेस लगे होंगे, स्विच के जरिए लाइव वायर इनमें कनेक्ट होता है। जब स्विच ऑन होता है तभी इसके दोनों पिंस में करंट आएगा और यहाँ पे हम कोई अप्लायंस इसमें जोड़ करके स्विच ऑन ही करते हैं, तब जाके अप्लायंस चलेगा। तो जब हम स्विच ऑन कर देंगे तब जाकर के इसके दोनों पिन में कनेक्ट करने वाला अप्लायंस जो है वो ऑन हो जाएगा। अगर कोशिश हम यही करते हैं कि स्विच लाइव में ही रखें, हम स्विच न्यूट्रल में ना रखें, तो वायर इस तरह से जोड़े जाते हैं। अब ये जो तीसरे वाला होल है इसका क्या रोल है, तीसरे वाले होल अंदर से कनेक्टेड होते हैं। ये ग्रीन कलर का वायर इसमें पीछे से जुड़ा हुआ होता है और ग्रीन कलर होता है ग्राउंड वायर। तो 3 तरह के वायर हमारे पास हो गए, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, कलर भी इनके मैंने पहले बता दिया आपको, और ग्राउंड वायर ग्रीन कलर का। ये ग्राउंड वायर जो है आपको बाहर से नहीं दिखाई देता, ये अंदर अंदर होता है और अंदर अंदर ही दीवार के अंदर से ये नीचे जा करके ग्राउंड में एक प्लेट, हम गड्ढा खोद करके जब घर बनाते हैं तो छोटा सा गड्ढा खोद करके उसमें एक कॉपर की या मेटल की प्लेट लगाते हैं और ये वायर उसमें हम कनेक्ट करते हैं। अब इस वायर का काम क्या है, पहले लाइव और न्यूट्रल का समझे। जब किसी अप्लायंस में लाइव और न्यूट्रल दोनों वायर जुड़ते हैं तब वो अप्लायंस ऑन होता है, अदरवाइज वो ऑन नहीं होगा। केवल लाइव जोड़ दोगे नहीं होगा, केवल न्यूट्रल जोड़ दोगे नहीं होगा, दोनों वायर उसके दोनों वायर से पिन से जुड़ेंगे तब जाकर के होगा। तो लाइव तो न्यूट्रल तो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है और ऑन करने पर लाइव भी जुड़ जाता है, तब जाकर के वो अप्लायंस ऑन होता है। तो मान लो इसमें कोई फैन का स्विच लगा है या कोई लाइट का स्विच लगा है, ठीक है, तो वो ऑन हो जाएगा। और ये जो तीसरी पिन है, जो हैवी मशीनरी है, हैवी मशीनरी में 3 पिन वाले जो है प्लग आते हैं, तो 2 से तो वो चलता है, लाइव और न्यूट्रल वाले हैं 2 पिन नीचे की, और तीसरे वाले जो प्रोटेक्ट करता है हमें, वो हैवी मशीनरी में कभी कभी बॉडी में करंट आ जाता है और हमें छूने पर उसको शॉक लग सकता है। तो ये जो ग्रीन वायर है उसको शॉक से बचाता है कि वो शॉक हमें ना लगे और हमारी बजाय इस ग्रीन वायर से होकर के ग्राउंड में चला जाए। हमें जो शॉक लगता है वो हमारी बॉडी से होकर ग्राउंड में जाता है और बॉडी की बजाय वो फिर इस वायर में से चला जाता है, क्योंकि इस वायर के कंपैरिजन में हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो करंट जो है अप्लायंस की बॉडी वाला जो करंट है वो ग्रीन वायर से होकर के, इस कम रेजिस्टेंस वाले वायर से होकर के ग्राउंड में चला जाता है, बजाय हमारी बॉडी से जाने के। तो हम उसमें सडन शॉक से प्रोटेक्टेड रहते हैं। कभी आपने नोटिस किया होगा वॉशिंग मशीन में चली हुई है, कपड़े धोते धोते शॉक आ गया उसमें, तो इसका मतलब ग्राउंड जो है वो ठीक से वायर कनेक्टेड नहीं है इसलिए शॉक आ गया। या कूलर चला हुआ है उससे हम टच हो गए चलते हुए तो उसमें शॉक हमें लग गया। इसका सिंपल सा रीजन यही है कि ग्राउंड वायर
ठीक से कनेक्टेड नहीं है या घर में ग्राउंड वायर है ही नहीं, तो घर में ग्राउंड वायर हमेशा लगवाना चाहिए। चलिए, अब इसमें दो सिचुएशन हमें और पढ़नी थी। एक तो ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग, ये दो वर्ड हैं देखें। ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग का मतलब है कि भाई कैपेसिटी से ज्यादा हमने इसमें अप्लायंस कनेक्ट कर दिए। अब इस सॉकेट पे आप कभी नया लाएंगे तो पीछे लिखा हुआ होता है 5 एम्पियर, 8 एम्पियर, 10 एम्पियर, यानी कि इतना करंट ये सॉकेट अपने अंदर अलाउ कर सकता है, पास कर सकता है। उससे ज्यादा होने पर ये वायर, ये जो है इसका सॉकेट जो है बर्न हो सकता है या स्पार्क कर सकता है। तो ये अगर हम इस सॉकेट में मल्टी प्लग लगा करके बहुत सारे हमने अप्लायंस कनेक्ट कर दिए और ये जो स्विच है ये इन सभी के लिए करंट इस स्विच में से पास होगा, क्योंकि सभी का एक स्विच हो जाएगा मल्टी प्लग की वजह से। तो होता क्या है, सारा का सारा करंट, के आपने टीवी भी उसी से चला दिया, आपने कूलर भी उसी से चला दिया, एक गर्मी ज्यादा थी तो आपने फैन भी उसी से चला दिया, तो सारा का सारा करंट इस स्विच से या इस सॉकेट से होकर के जाएगा। तो या तो ये स्विच या सॉकेट ये ओवरलोडिंग की वजह से बर्न हो सकता है, और हो सकता है कि जो आपने वायर कनेक्ट किया था वो अच्छी क्वालिटी का ना हो, तो ओवरलोडिंग से ये वायर भी बर्न हो सकता है। ओवरलोडिंग में क्या होता है, जितनी चीजें आप ऑन करोगे सभी पैरेलल में कनेक्टेड है, और ऑन करते करते उनकी करंट की डिमांड, सोर्स से करंट की डिमांड बढ़ती चली जाएगी, और या तो वायर उस ज्यादा करंट की हीटिंग से बर्न हो जाएगा, या स्विच बर्न हो जाएगा, या ये सॉकेट बर्न हो जाएगा। कोई ना कोई चीज इसमें बर्न हो जाएगी, क्योंकि करंट बहुत ज्यादा हो जाता है सभी चीजें एक साथ चला देने से। तो ऐसी सिचुएशन को हम ओवरलोडिंग कहते हैं, व्हेन टू मेनी अप्लायंस आर कनेक्टेड थ्रू अ सिंगल सोर्स और थ्रू अ सिंगल सॉकेट, तो उसको ओवरलोडिंग कहते हैं। एक सिचुएशन आती है शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट क्या होता है, जब ये लाइव और न्यूट्रल आपस में डायरेक्टली कनेक्ट हो जाए तो करंट एकदम से लाइव से बहुत सारा करंट न्यूट्रल में इस तरह से सर्किट कंप्लीट होने पर रन कर जाता है। बीच में कोई अप्लायंस ना होने की वजह से कोई रेजिस्टेंस नहीं आता, और बहुत ही लो रेजिस्टेंस पर अगर करंट आएगा तो बहुत ही हैवी करंट आएगा, हाई करंट आएगा, और उस हाई करंट की वजह से ये सारे वायर जल सकते हैं। हैवी करंट से हीटिंग होगी, हीटिंग से वायर जल सकता है। ऐसी सिचुएशन को शॉर्ट सर्किट कहते हैं, जिसमें लाइव और न्यूट्रल वायर एक्सीडेंटली कनेक्ट हो जाए और बहुत हैवी करंट की वजह से वहां पर आग लग सकती है। तो आपने देखा होगा घर में कभी भी जो वायर, आपने सुना होगा कि किसी कारखाने में आग लग गई शॉर्ट सर्किट की वजह से, तो वो यही था कि लाइव और न्यूट्रल वायर आपस में टच हो गए। हालांकि जब हम ये खरीद के लाते हैं वायर तो इंसुलेटेड होते हैं, इन पे पीवीसी की कवरिंग होती है, और हो सकता है बहुत पुराने वायर हो जाएं तो पीवीसी की कवरिंग कुछ सालों बाद खराब हो जाती है, तो कुछ सालों बाद वो वायर बदल दिए जाने चाहिए, या इतनी अच्छी क्वालिटी के लाएं कि वो बहुत सालों तक बदलने की जरूरत ही ना पड़े। तो कहीं कहीं से पीवीसी क्रैक होने पर भी ऐसा हो जाता है, कोई जानबूझ के तो करता नहीं है। चलिए, ये तो हो गया सॉकेट का। अगर हमें सॉकेट से कनेक्ट नहीं करना है, सारी चीज सॉकेट से नहीं चलती, तो क्या करेंगे, न्यूट्रल तो हम डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं। मान लीजिए एक फैन है, और फैन में भी दो वायर होते हैं, तो एक वायर तो न्यूट्रल में कनेक्ट कर दिया, और जो दूसरा वायर है वो यूजिंग स्विच इस तरह से कनेक्ट कर दिया। तो जैसे ही स्विच ऑन करोगे ये फैन ऑन हो जाएगा। चलिए, ये तो मुझे इतना सा बताना था। ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट में क्लियर डिफरेंस आप समझ लें कि बहुत सारे अप्लायंस हमने कनेक्ट कर दिए तो उससे करंट की डिमांड बढ़ गई और वायरिंग में हीटिंग की वजह से आग लग सकती है, दैट इज ओवरलोडिंग। और शॉर्ट सर्किट में लाइव और न्यूट्रल कनेक्ट हो जाते हैं बाई एक्सीडेंट, तो उस केस में भी करंट एकदम से शूट कर जाता है और आग लगने के चांसेस घरों में रहते हैं। वायर तो जलता ही जलता है, पूरा वायर आपको बदलना पड़ सकता है। अब इन दोनों से बचने का, कि भाई ओवरलोडिंग से या शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए एक सिंपल चीज हम लगाते हैं जिसे हम कहते हैं फ्यूज वायर। बहुत ही आसान से प्रिंसिपल पे काम करता है। ये एक ऐसा वायर है जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। लो मेल्टिंग पॉइंट मतलब थोड़ी सी हीटिंग में ही ये मेल्ट कर जाता है। तो जैसे ही करंट राइज करता है, हीटिंग होती है, तो हम क्या करते हैं, ये जो लाइव वायर है, लाइव वायर में हम सीरीज में एक फ्यूज कनेक्ट कर देते हैं। अब जैसे ही ओवरलोडिंग में करंट इंक्रीज होगा या शॉर्ट सर्किट से करंट इंक्रीज होगा, वो करंट यहीं से आएगा, और जैसे ही यहां से आएगा वो जो हीटिंग प्रोड्यूस होगी उस हैवी करंट से, वो हीटिंग इस फ्यूज वायर को मेल्ट कर देगी, और मेल्ट होते ही यहां से सर्किट ब्रेक हो जाएगा, करंट आगे जाएगा ही नहीं। तो यहां से आगे का पूरा जो
वायर है वो आपका सेफ रहेगा, सारे अप्लायंस सेफ रहेंगे, पूरा सर्किट सेफ रहेगा। ठीक है जी। तो एक फ्यूज वायर छोटी सी चीज होती है, 5 या 10 रुपए का आता है, और उस पर रेटिंग लिखी होती है कि भाई ये 5 एम्पियर का है, 10 का है, 20 का है, या 15 का है, या 25 एम्पियर का है। तो उसके आपकी करंट की डिमांड के अकॉर्डिंग आप एक फ्यूज वायर यहाँ पे लगा सकते हैं। मान लो आपकी करंट की डिमांड है 5 एम्पियर, आपके जो वायर वगैरह हैं वो 5 एम्पियर करंट को जो है एक्सेप्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा बर्न हो सकते हैं। आपने फ्यूज लगा दिया 25 का, तो वो तो बर्न कब होगा फ्यूज, जब 25 एम्पियर हो जाएगा। उससे पहले तो आपके शायद वायर खराब हो गए होंगे। तो अप्रोप्रिएट रेटिंग का ही फ्यूज घर में लगाना चाहिए। ध्यान दें फिर से इस चीज पर कि अगर वायर और जो सर्किट्स वगैरह हैं या जो स्विच और सॉकेट हैं वो झेल सकते हैं 5 एम्पियर, आपने फ्यूज जो लगाया उनको बचाने के लिए 10 का लगाया, तो आप दिमाग लगाएं फ्यूज कब फूकेगा, फ्यूज का वायर कब मेल्ट करेगा, जब करंट 10 एम्पियर या उतना होगा। तो हमारा तो उससे पहले तो ये सर्किट फूक जाएगा, उससे पहले स्विच खराब हो जाएगा, सॉकेट खराब हो जाएगा, तो हमारा फ्यूज लगाने का तो पर्पस है नहीं। जितनी हमारी डिमांड हो उतना ही फ्यूज लगाएं, या उससे थोड़ा सा कम वैल्यू का फ्यूज लगाएं तो कारगर है, अदरवाइज नहीं है। और अब तो फ्यूज वायर की बजाय अब एडवांस चीजें आने लगी, एक एमसीबी आता है। एमसीबी का भी सेम ही पर्पस है सर्किट में कि जैसे ही ओवरलोडिंग हो या शॉर्ट सर्किट हो, करंट की डिमांड बढ़े और करंट उसकी रेटिंग से ज्यादा हो जाए, जितनी उस पर रेटिंग लिखी हुई है 5, 10, 7 जो भी लिखी हुई है, उससे जैसी ज्यादा हो जाए तो वो एमसीबी डाउन हो जाती है और सर्किट ऑफ हो जाता है। चलिए, इसमें तो यही पढ़ना था हमें। तो यहाँ पर हमारा सारा चैप्टर में सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं, और इस वीडियो को अगर आप बार बार देखेंगे तो आपको सारी चीजें इजीली रिवाइज हो जाएंगी। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।